Hello, dear friends. Welcome to Exam Talentees. My name is संजुम पटेल. इस वीडियो में हम देखेंगे टिप्स एंड टेक्निक टू क्रैक द यूजीसी एनटीए नेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के टाइम पर किस तरह से हमको नेट की तैयारी करना है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे गेन करना है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी. जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते समय एक 10 टिप्स की ज़रूरत होती है, जो कि तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं. उन 10 टेक्निक्स में आप लोग को रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल का एक टेक्निक होता है जो एग्ज़ाम के करीब आपको करना होता है. अब ये समय तो नहीं है कि सारा सिलेबस पढ़ें, स्टार्ट से पढ़ें या फिर उसको रिवाइज़ करें. आप स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने जो भी आज तक के नोट्स बनाए हैं उसी में से आपको रिवीजन करना है और उसी को एक्टिव रिकॉल रखने की कोशिश करना है. मतलब जो भी पढ़ा है वो आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन करते कम समय में किस तरह से रिवीजन करना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स को याद रखना है और आपको क्या पढ़ना है इन 20-30 दिनों में. जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व करना है. एग्ज़ाम के 1 महीना या 2 महीना पहले नया कुछ पढ़ना नहीं है. न्यू सिलेबस, न्यू नोट्स, न्यू बुक्स वगैरह कुछ रिफ़र नहीं करना है. ओनली एंड ओनली आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर ही ध्यान देना है. नाउ मैं आप लोग को इससे पहले के वीडियोस में भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दे रही हूँ और इस वीडियो में भी मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं सॉल्व करूँगी. तो अब जो रिवीजन टेक्निक है, रिवीजन टेक्निक में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के करीब उथल पुथल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. हम क्या करें, एग्ज़ाम करीब आ गया, जो भी पढ़ा है वो याद रखने की कोशिश करने की बजाय वो लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसा ना करते हुए आज तक आप लोग की जो भी तैयारी हुई है, कुछ स्टूडेंट्स कोविड पैंडेमिक की वजह से तैयारी किए या नहीं किए, आई नो कि सभी ने कर लिया होगा. बाय द वे जितने ने भी किया है, जो इतना भी तैयारी आपकी हुआ है उसी को आपको ध्यान में रखना है, उसी पर आपको वर्कआउट करना है इस एग्ज़ाम्स तक. जनरली रिवीजन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का. हम तो काफ़ी सारे बुक्स पढ़ लेते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं, बट मंथली ट्वाइस या फिर 15 दिन में, 10 दिन में उसको रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मैं ये चैप्टर पढ़ूँ क्या वो चैप्टर पढ़ूँ, तो उसमें वो परेशान हो जाते हैं. तो आप लोग को करना यही है सिर्फ कि जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स निकाला है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स की ज़रूरत बहुत पड़ती है. विदाउट नोट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास आपके सेल्फ नोट्स लिखा है आज तक, उसी में से आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही आपको रिवाइज़ करना है. इस वजह से ये होगा कि कम से कम समय में जो पढ़ाई साल भर में नहीं हो पाई वो आपकी इन एग्ज़ाम्स के 1-2 महीने में पढ़ाई हो जाएगी. नाउ मैं आपको बताऊंगी रिवीजन टेक्निक क्या होता है. इस टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट आप अचीव कर सकते हैं. मीन्स आप कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो इन 20 दिनों में, इन एग्ज़ाम्स के करीब. क्योंकि एग्ज़ाम्स के करीब जो पढ़ाई होती है वो साल भर में नहीं हो पाती. आपने आज तक जो भी नोट्स बनाए हैं उसी को आपको रिवीजन करना है. डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आप लोग रिवीजन ना करें. नोट्स बनाने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन याद हो. मैं अपने अगले वीडियोस में आप लोग को स्टडी टेक्निक्स के साथ पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी. उसमें हर एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग टेक्निक बताऊंगी जिसमें नोट्स कैसे बनाना है और किस तरह से स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, जो कि कम इनपुट में आप ज़्यादा आउटपुट दे सकें. इस तरह के मैं वीडियोस आप लोग के लिए लाया करूँगी.
अब जनरली क्या होता है कि नोट्स का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल होता है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि जो भी पॉइंट्स आपने उसको अंडरलाइन किया हो वो पॉइंट्स आपको ध्यान याद रखने में और वो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको याद आना चाहिए। इस तरह के टेक्निक्स भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताया करूँगी। और जो स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। इनमें से आप जो भी कॉम्पिटिटिव NTA UGC नेट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम्स अभी दे रहे हो, मेरे ख्याल से तो आप सभी टॉपर्स हो। मेरी नज़र में तो आप लोग सब टॉपर्स हो, अचीवर्स हो, तभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका एक टेक्निक होता है स्मार्ट स्टडी टेक्निक। वो टेक्निक को अप्लाई करते हुए वो लोग हर पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम के करीब सिलेबस, एग्ज़ाम के करीब अपने हैंड राइटिंग नोट्स, एग्ज़ाम के करीब आने तक मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज़, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारा वो लोग रेडी हो चुके होते हैं। तो मैं इस वीडियोस में एग्ज़ाम्स तक, तब सितंबर 15-20 जब भी आपके एग्ज़ाम्स है NTA UGC नेट के, तब तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, जो कि इस समय में जितने भी आपका इतने कम समय में जितना भी मुझसे कवर होगा मैं सारा कवर करा कर दूँगी। इसके बाद मैं सारे वीडियोस आप लोग के लिए स्टडी वीडियोस, सिलेबस वीडियोस, यूनिट वाइज सिलेबस वीडियोस एंड एवरीथिंग मैं उसमें कवर करते जाऊंगी। तो आप लोग, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर रिलैक्स होकर, फ्री माइंड रहकर, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है इन 20 दिनों में। सो नाउ हम अभी हम चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। पहले के 7 क्वेश्चंस मैंने अपने पहले वीडियोस में दिया है। अभी हम 8 क्वेश्चन देखते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछा है उन्होंने। तो 8 क्वेश्चन है हमारा। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that no employee should report to more than one superior is called। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। ऑप्शंस इन्होंने दिया है: A स्केलर प्रिंसिपल, B स्पैन ऑफ कंट्रोल, C यूनिटी ऑफ कमांड एंड D यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो ऑप्शन है हमारा C, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम हेनरी फ्यूएल 1841 to 1925। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं हेनरी फ्यूएल के, जो पहले वीडियोस में भी मैंने थोड़ा बहुत कवर किया था। तो अब इन वीडियोस में मैं आपको कीवर्ड्स के साथ आंसर याद रखने का टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने कीवर्ड बनाया है दादू, सो यू कैन सी, क्रिस, ये इसका कीवर्ड है सारे आंसर का। दादू मीन्स डिवीज़न ऑफ वर्क, ए से होता है सेकंड प्रिंसिपल आपका अथॉरिटी, सी से डी से फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। इस तरह से मैंने इसका कीवर्ड बनाया है दादू, सो यू कैन सी, क्रिस। सो इस तरह के कीवर्ड बनाकर अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ मैं आपको सारे वीडियोस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एग्ज़ाम तक सॉल्व करवा कर दूंगी। इसके बाद भी मैं जो यूनिट्स पढ़ाऊंगी आपको, एक बार आप वीडियो देखते ही, क्वेश्चन आंसर्स देखते ही जो भी आप कंटेंट मेरा देखेंगे वो आपको ध्यान में रह जाए, वो आपको याद रह जाए, ये मैं आपको इस तरह के वीडियोस बनाया करूँगी आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आंसर के साथ। हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, एक्चुअली वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें डिवीज़न ऑफ वर्क का कीवर्ड है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इसमें। वही एम्प्लॉय को वही काम दिया जाता है जो उसमें वो स्पेशलाइज होता है।
जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ही एक परफेक्ट काम दिया जाता है जो कि वो उस काम में परफेक्ट होता है। और इस डिवीज़न ऑफ वर्क में जैसे मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें मार्केटिंग के बंदे को मार्केटिंग का काम देना, फाइनेंस के बंदे को फाइनेंस का काम देना, लीगल के बंदे को लीगल का काम देना। जिस काम में परफेक्ट है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसी को वो काम प्रोवाइड करना। तो हेनरी फयल ने बताया है कि ऐसे 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया है, जिसमें हम डिवीज़न ऑफ वर्क पहला प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। नाउ सेकंड है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स देना। एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देना होता है अथॉरिटी में। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू असाइन टास्क प्रॉपरली। जो भी काम हम उसको देते हैं हमारा कंपनी का मैनेजर, सपोज़ हमारा एक कंपनी है, उस कंपनी का मैनेजर जो भी काम एम्प्लॉय को देता है वो प्रॉपरली करे, वो उस काम को असाइन करे, प्रॉपर वे में वो टास्क को पूरा करे, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस रखना ये दोनों को बैलेंस रखते हुए एक एम्प्लॉय को काम करना चाहिए। और एन अथॉरिटी शुड कमेंसुरेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। सपोज़ एक मैनेजर ने एक मार्केटिंग बंदे को काम दिया है कि उसको उन्होंने बताया है कि आपको 60 दिन में 60 डेज़ के क्रेडिट पीरियड में इतना सेल करना है। तो एक कस्टमर आया है उसके पास और वो बोलता है कि 60 डेज़ की वो बोलता है कि मैं आपका सारा मटेरियल ख़रीद लूँगा लेकिन मुझे 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय उसको उतना अथॉरिटी नहीं दिया है मैनेजर ने कि वो 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे, तो वो नहीं दे सकेगा। सो अथॉरिटी इसमें क्या होगा, अथॉरिटी एक तो एम्प्लॉय को ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा अगर देते हैं तो वो एम्प्लॉय उसका मिसयूज़ करता है, और कम देते हैं तो वो कंपनी लॉस में जाती है। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को भी बैलेंस में रखना है, ये एक सेकंड रूल है। नाउ थर्ड रूल उन्होंने बताया है हेनरी फयल ने, डिसिप्लिन का कीवर्ड है यहाँ पर JCG, मीन्स जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज़। इसका कीवर्ड है डिसिप्लिन का। मतलब हर एक एम्प्लॉय को कंपनी के रूल्स एंड उसको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और ऑर्डर्स में मानना है कंपनी के। और यहाँ पर मैनेजर अपना एक गुड लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहिए मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पर JCB जो कीवर्ड है, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज़, इसमें कंपनी का क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय के साथ, और कंपनी के सुपरवाइज़र्स गुड होना चाहिए हर एक लेवल पर। जब कंपनी के सुपरवाइज़र्स गुड होते हैं तो तब कंपनी अच्छे से रन करती है। और मैनेजमेंट को भी इसमें अपने कमिटमेंट पर रहना चाहिए, जो भी कंपनी को जो भी वो एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट देते हैं वो पूरा करना चाहिए। ये डिसिप्लिन का एक पार्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन। कोई भी एम्प्लॉय को अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना चाहिए। जो वो सेल्फ डिसिप्लिन रखेगा तो वो बेस्ट डिसिप्लिन कहा जाता है। नाउ
एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको इसमें। सपोज मैनेजमेंट और वर्कर्स, डिसिप्लिन्स में आते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स। मैनेजमेंट कंपनी मैनेजर ने कहा कि वर्कर्स को कंपनी लॉस में है, आप लोग को कुछ ज़्यादा देर तक ओवर टाइम करके काम करना है, और जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा आपका जो भी ओवर टाइम का है कंपनसेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इफ़ सपोज़ मैनेजर ने ये कहा है और लगातार वर्कर्स ने रात दिन मेहनत करके काम किया है और वो कंपनी को प्रॉफिट में लाया है, एंड देन तब मैनेजमेंट का कमिटमेंट पूरा नहीं होगा तो वो कंपनी में डिसिप्लिन नहीं होगा और वो कंपनी कभी रन नहीं कर पाएगी। तो जब मैनेजमेंट ने वर्कर से जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट उनको पूरा करना है। उनका कंपनसेशन, उनका ओवर टाइम, उनका जो भी एक्स्ट्रा वर्क का पे बनता है वो उनको दे देना चाहिए। नाउ हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हमारा आंसर ऑप्शन है सी, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो कि अपना काम बांट कर दे सके। एवरी वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस विथ नो अदर कन्फ्लिक्टिंग लाइन्स ऑफ कमांड। जो भी आप काम दे रहे हो एक ही बॉस होना चाहिए उस कंपनी का, एक ही मैनेजर को काम देना चाहिए। उसमें 2-3 लोग आकर वर्कर्स को काम बताते हैं। सपोज़ मार्केटिंग मैनेजर भी बता रहा है, फाइनेंस मैनेजर भी बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो, एंड लीगल मैनेजर आईटी टीम भी बता रही है ये करो, तो वर्कर्स परेशान हो जाते। वो किसका लाइन ऑफ एक्शन उनको लेना है समझ में नहीं आता और क्या काम करना है वो समझ नहीं पाते। इस वजह से यहाँ पर वो काम ठीक से दे नहीं पाते। क्वेश्चन उन्होंने हमारा वही पूछा था यूनिटी ऑफ कमांड पर, जो कि डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। इसमें डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना है। इसमें एक बॉस, ओनली वन बॉस विथ नो अदर कन्फ्लिक्टिंग लाइन्स ऑफ कमांड, एक ही बॉस सभी को काम देना है। एम्प्लॉयज़ को एक ही से सुपरविजन चाहिए। अब यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हम देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें मैं आपको कीवर्ड देती हूँ यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड का दोसा, दोसा मीन्स क्या होता है। दोसा अभी हम देखते हैं। डिसिप्लिन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी। यूनिटी ऑफ कमांड का कीवर्ड है दोसा। डिसिप्लिन इसमें डिस्टर्ब ना हो जाए। डिसिप्लिन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वहाँ पर वर्क नहीं होता। नाउ डी से आता है हमारा डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड में हमको ये ध्यान में रखना है कंपनी के मैनेजर को कि कभी उस कंपनी का डिसिप्लिन ख़राब ना हो। इफ़ कंपनी का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है तो वो कंपनी कभी रन नहीं कर पाती। डी से होता है डिसिप्लिन। ऑर्डर, ओ से आएगा ऑर्डर, डिस्टर्ब। कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है, इसमें एम्प्लॉयज़ घबरा जाते हैं और वो काम ठीक से नहीं कर पाते कि उनको समझ में नहीं आता है कि इनका सुने क्या उनका सुने। तो वन बॉस इज़ द क्राइटेरिया, एक ही बॉस होना चाहिए। नाउ स्टेबिलिटी, इससे क्या होता, एम्प्लॉय थोड़ा डर जाते हैं और वो जॉब के लिए सिक्योरिटी फील नहीं करते। उनको लगता है कि जॉब छोड़ दे क्या, वो घबरा जाते हैं, वो थ्रेटेंड हो जाते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, थ्रेटेंड होती है, यानी वो एम्प्लॉय डर जाता है कि वो जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, उसको काम नहीं समझते तो वो एक लाइन ऑफ एक्शन में काम नहीं कर पाता। एंड ए से आता है अथॉरिटी अंडरमाइन। अथॉरिटी अंडरमाइन मीन्स एम्प्लॉय में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है अपने बॉस के लिए। सो वन सुपीरियर, वन बॉस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको एक ही बॉस सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है।